हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शाहजहां के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। मुग़ल साम्राज्य से जुड़े हुए अलग अलग जो शासक आए, उन सबों को हमने देख लिया है। अब सिर्फ दो मुख्य रूप से बचे हुए हैं, एक शाहजहां, दूसरा औरंगजेब। तो इस वीडियो में हम शाहजहां को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में औरंगजेब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शाहजहां का एक छोटा सा परिचय। इसका जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और बचपन का नाम था खुर्रम। इसे शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी और वो दक्षिण भारत के अभियान में सफलता के बाद, खास करके अहमदनगर में उसने जो सफलता हासिल की थी, उसके बाद जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी और इसी शाहजहां के नाम से ये इतिहास में अमर है। और दूसरी जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है ताजमहल का बनवाना। तो ताजमहल की वजह से शाहजहां का नाम इतिहास में अमर है। अब हम जानते हैं अन्य बातों पर। तो इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 को हुआ और जिस नाम से राज्याभिषेक हुआ वो है अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन किराने सानी। तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इतना लंबा शायद आप याद भी नहीं रख पाएंगे और शायद एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। तो मुख्य रूप से जो इसमें याद रखना है वो है किराने सानी के नाम से और शहाबुद्दीन, इन दो शब्दों को याद रखिएगा। इसकी माँ जो थी वो जगत गोसाई या जोधाबाई भी जिन्हें कहा जाता है, मोटा राजा उदय सिंह की ये बेटी थी। और पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम होती है, जिसे मुमताज महल की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और ये अर्जुमंद बानो बेगम कौन होती है? तो आसफ जहां की बेटी होती है और आसफ जहां नूर जहां का भाई होता है। तो नूर जहां की ये भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम। तो शाहजहां इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इन दोनों के 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 जो बच्चे मर गए थे, 7 जीवित बचे थे। तो जो 7 जीवित बचते हैं उसमें 4 बेटे होते हैं, 3 बेटियां होती हैं। बेटों में सबसे बड़ा दारा सिको होता है। हालांकि सातों जो संतान है उसमें सबसे बड़ी बहन होती है जिसका नाम जहां आरा होता है। तो दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सूजा 4 भाई होते हैं और 3 बहनें होती हैं, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। अब यहाँ पे एक और खासियत क्या होती है कि बाद में जाकर इन भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में बहनें जो हैं वो भी अलग अलग भाइयों का साथ दे रही होती है। वो कौन कौन होती है? तो जहां आरा जो है वो दारा सिकोह का साथ देती है, रोशन आरा औरंगजेब का साथ देती है और गौहन आरा मुराद बख्श का साथ देती है। शाह सूजा का साथ कोई भी बहन नहीं देती है। शाह सूजा को किसी भी बहन का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब हम आते हैं उत्तराधिकार का युद्ध, जिसके बाद शाहजहां ने गद्दी हासिल की थी। तो उसके पहले एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो उसके बारे में हम संक्षेप में जान लेते हैं, क्योंकि ब्रीफली हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो समझने के लिए और रिकॉल करने के लिए फिर से उसको दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, शाहजहां का जो कार्यकाल होता है 2627-28 दिया होता है। तो 27 इसलिए कि 27 में जहांगीर की मृत्यु होती है और 28 इसलिए कि कुछ समय के लिए एक अन्य शासक राज करता है और वो होता है खुसरो का बेटा। खुसरो का बेटा दावर बख्श होता है। वो 4-5 महीनों के लिए सुल्तान बनता है, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में उसे भी मार दिया जाता है। इसके बाद के समय में शाहजहां जो है फुल टाइम में कह ले या लंबे समय के लिए फिर से शासक या राजा बनता है और इसका कार्यकाल होता है 1658 तक। हालांकि शाहजहां जीवित 1666 तक होता है, लेकिन अंतिम समय में इसके बेटों के बीच में भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है और उसमें औरंगजेब विजयी होता है।
औरंगजेब क्या करता है कि शाहजहां को भी गद्दी से उतार देता है और स्वयं को राजा घोषित कर देता है, सुल्तान घोषित कर देता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब शाहजहां किस तरीके से राजा बनता है इसको हम देख लें। उत्तराधिकार का युद्ध एक होता है 1627 के अंतिम के महीनों में होता है और 1628 के शुरू के महीनों में। सबसे पहले क्या होता है कि जिस समय जहांगीर की मृत्यु होती है, शाहजहां दक्षिण भारत में होता है और शहरयार लाहौर में होता है, और दिल्ली आगरा के क्षेत्र में कौन होता है तो दाबर बख्श, जो कि खुसरो का बेटा होता है। तो सबसे पहले जो आगरा में ही राजा का सिंहासन होता है, वहीं पे जहांगीर की मृत्यु हो गई, तो सबसे पहले तो दाबर बख्श के जो नज़दीकी लोग थे, या कह लें कि खुसरो के जो समर्थक लोग थे, वो सबसे पहले आनन फानन में दाबर बख्श को राजा बना देते हैं, सुल्तान बना देते हैं, उसे गद्दी पर बैठा देते हैं। तो इस तरीके से दाबर बख्श कुछ समय के लिए राजा बन जाता है। अब शहरयार उस समय लाहौर में होता है, तो वो लाहौर में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। उसके बाद शाहजहां, ये सारी खबरें इसे मिल रही होती है दक्षिण भारत में। अब शाहजहां क्या करता है कि अपने ससुर आसफ जहां को एक पत्र लिखता है, और पत्र में इस बात का जिक्र करता है कि सिंहासन के जितने भी उत्तराधिकार हैं सारे लोगों के कत्ल कर दिए जाए। आसफ खान पहले से भी चाहता है कि उसका दामाद जो है वही सुल्तान बने, तो वो ये काम करना शुरू करता है। शाहजहां के जो भी प्रतिद्वंदी लोग होते हैं उन सारे लोगों को वो मारना शुरू करता है, और एक एक करके सारे लोगों को वो निपटा देता है। दाबर बख्श की हत्या कर देता है, शहरयार की भी हत्या कर देता है। शहरयार कौन होता है तो ये नूर जहां का दामाद होता है। आसफ जहां की बहन नूर जहां का दामाद होता है शहरयार, तो उसकी भी हत्या करवा देता है। सारे लोग जब मार दिए जाते हैं, उसके बाद शाहजहां इत्मीनान से आता है आगरा में और राजगद्दी पर बैठता है, राज्याभिषेक करवाता है अपना इस नाम से। तो और ये जो राज्याभिषेक इसका होता है 24 फरवरी 1628 में होता है। तो यही कारण है कि शाहजहां का जो पीरियड है वो 1627 ना होके 1628 माना जाता है, लेकिन अधिकतर किताबों में ये 1627 दिया हुआ है। लेकिन बीच का जो कार्यकाल होता है कुछ समय के लिए दाबर बख्श सुल्तान बनता है। अब हम आते हैं शाहजहां जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो उसके समय में कुछ विद्रोह होते हैं। उन विद्रोह को देख लेते हैं। सबसे पहला जो विद्रोह होता है 1628 ईस्वी में, वो होता है बुंदेलखंड का विद्रोह। यहाँ पे जुझार सिंह बुंदेला विद्रोह कर देता है। ये जुझार सिंह बुंदेला कौन होता है तो वीर सिंह बुंदेला का बेटा होता है। वही वीर सिंह बुंदेला जिसने अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के कहने पे, तो उसी का बेटा होता है ये, और वो विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। करीब 7 सालों तक ये विद्रोह चलता है। अंततः 1635 में इसे पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। दूसरा जो विद्रोह होता है ये भी 1628 से 31 के बीच में होता है। खान जहां लोदी, जो पीर खां के नाम से भी जाना जाता है, ये विद्रोह कर देता है। ये एक अफगान सरदार होता है। इसे भी युद्ध में पकड़ लिया जाता है और अंततः इसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। इस प्रकार से पीर खान का विद्रोह भी असफल हो जाता है। उसके बाद बारी आती है पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों के साथ समस्या क्या थी कि पुर्तगालियों ने नमक व्यापार पे अपना आधिपत्य जमा रखा था। उनकी मोनोपोली चलती थी और टैक्स बहुत ज़्यादा कर रखा था। शाहजहां इससे परेशान था क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायतें आ रही थी। दूसरी बात क्या थी कि जो पुर्तगाली लोग थे वो बंगाल की खाड़ी में हुगली के आसपास के क्षेत्रों में डाका डाला करते थे। समुद्री क्षेत्रों में वो लूट मार करते थे।
तो इस मामले में पुर्तगाली बहुत ज़्यादा बदनाम थे, वो समुद्री लूट के लिए। तो इसकी खबरें भी शाहजहां को पहुंच रही थी। तो इस पुर्तगालियों का दमन करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है और हुगली के क्षेत्र से पूरी तरीके से हरा दिया जाता है पुर्तगालियों को, और उनको खदेड़ दिया जाता है वहां से। इस प्रकार से पुर्तगालियों का कह लें तो पूरी तरीके से शाहजहां के समय में दमन कर दिया जाता है। 1632 की ये घटना है, और यह प्रश्न 35 पिछले बार की बीपीएससी परीक्षा में पूछा भी गया था, 65वें बीपीएससी पीटी में, कि कौन लोग होते हैं जो समुद्रों में लूटपाट करते हैं। उसमें अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए थे, डच थे, पुर्तगीज थे, अंग्रेज थे। तो सही जो जवाब होगा वो पुर्तगाली होगा। उसके बाद हम आते हैं, सिखों का विद्रोह होता है। जहांगीर के समय से सिखों और मुगलों का संबंध खराब होना शुरू होता है। तो उसी कड़ी में सिखों के साथ भी सिख भी विद्रोह करते हैं। हालांकि बात छोटी मोटी होती है, हरगोविंद राय के समय में होती है, और ये गोविंदपुर नगर को बसाने के नाम पे ये झगड़ा होता है, फिर वो सुलझ भी जाता है। अब शाहजहां के समय में कुछ साम्राज्य विस्तार के जो काम हुए उसको हम देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो शाहजहां के आते आते मुगल साम्राज्य एक तरीके से अस्थायित्व को प्राप्त कर चुका था। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के अधिकांश जो राज्य थे वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ चुके थे। तो दक्षिण भारत के जो राज्य बचे हुए थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। तो अहमदनगर पर, हालांकि अहमदनगर को शाहजहां ने पहले भी जीता था। जैसे कि जहांगीर के समय में हमने देखा कि शाहजहां को दक्षिण के अभियान पर भेजा जाता है अहमदनगर को, लेकिन अहमदनगर उस समय पूरी तरीके से मुगलों के नियंत्रण में नहीं आया था। तो जब शाहजहां का जब समय आता है तो अहमदनगर को पूरी तरीके से मिलाया जाता है। वहां के शासक होते हैं हुसैन शाह। इनको युद्ध बंदी बनाकर ग्वालियर के जेल में रख दिया जाता है, और इस प्रकार से अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1629 से लेकर 1634 तक करीब 5 साल तक मुगल सेना और अहमदनगर की सेनाओं के बीच में युद्ध चलता रहता है। उसके बाद बारी आती है गोलकुंडा की। 1636 ईस्वी में इसे भी मिला लिया जाता है। वहां का शासक होता है कुतुब शाह। इसे हरा दिया जाता है, और उसका जो एक वजीर होता है जिसका नाम मीर जुमला होता है, और ये मीर जुमला ही कोहिनूर हीरा शाहजहां को देता है औरंगजेब के माध्यम से। तो इस मीर जुमला का नाम आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोहिनूर हीरा औरंगजेब को देता है, और इसी कोहिनूर हीरे को शाहजहां अपने मयूर सिंहासन में जड़वाता है। उसके बाद बीजापुर की बारी आती है। 1636 में ही इसे भी मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में। वहां का शासक होता है सुल्तान आदिल शाह। इन सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार या दक्षिण का वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है, और 2 अलग अलग कालखंडों में औरंगजेब सूबेदारी की जिम्मेवारी संभालता है। एक कालखंड आता है 1636 से लेके 1644 तक, और दूसरा 1652 से लेके 1658 तक। अब आते हैं कंधार विजय पर। तो कंधार विजय 1628 में किया जाता है। ऐसा होता है कि जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में ईरान ने कंधार के क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो तब से कंधार का क्षेत्र ईरान में चला गया था। शाहजहां ने 1628 में फिर से कंधार का अभियान चलाया और ईरान को हराकर कंधार क्षेत्र को फिर से मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन 20 सालों के बाद 1648 में कंधार फिर से ईरान के नियंत्रण में चला जाता है, कब्जे में चला जाता है, और फिर उसके बाद से कंधार कभी भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता है।
और एक तो हमेशा के लिए कांधार जो है ईरान का एक हिस्सा बन जाता है। अब हम आते हैं शाहजहां के द्वारा किए गए कला के क्षेत्र में काम को देखेंगे। तो कला के क्षेत्र की अगर बात करें तो शाहजहां का जो समय था स्थापत्य कला का उच्चतम शिखर था, इसलिए शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कौन कौन से इसने कलाकृतियां बनवाई उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसने एक नगर बसाया जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया, और ये शाहजहानाबाद कौन सी जगह है, तो वर्तमान समय में जो पुरानी दिल्ली का क्षेत्र है, जहाँ पर कि लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारी जो इमारतें मौजूद हैं, वो उसी क्षेत्र को शाहजहानाबाद नाम से बसाया गया था और राजधानी इसे बनाया गया था। तो आगरा से दिल्ली जो राजधानी ट्रांसफर किया गया वो शाहजहां के समय में ही किया गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि शाहजहां ने ही राजधानी को बदलकर, आगरा से बदलकर दिल्ली लाया था, जिसका उस समय नाम शाहजहानाबाद था। उसके बाद दिल्ली में ही लाल किले का निर्माण करवाया और लाल किले के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया गया। रंग महल, हीरा महल, जामा मस्जिद, ये इसी क्षेत्र में बनाए गए हैं। उसके बाद शाहजहां की सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है वो है ताजमहल का निर्माण, जो कि अभी भी दुनिया के 7 आश्चर्यों में से सबसे पहला आश्चर्य माना जाता है। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की याद में बनवाया था। और इनकी मृत्यु जो है, मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई थी और ताजमहल का निर्माण का काम 1633 में शुरू हुआ था। इसे बनने में कुल 22 साल लगे थे और इसके मुख्य जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम उस्ताद इंसा खान था और मुख्य जो कारीगर थे, वास्तुकार थे, उनका नाम था उस्ताद लाहौरी। तो इन दोनों के नाम भी काफी महत्वपूर्ण है। और ताजमहल जो बना हुआ है वो भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई शैली पर मिली जुली शैली से बनाई गई है। इसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सफेद संगमरमर का इस्तेमाल सबसे पहले इत्मादु दौला के मकबरे के निर्माण में किया गया था। तो ताजमहल के निर्माण में भी सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया। इसके बाद अन्य जो शाहजहां ने जो कलाकृतियां जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में खड़ी की वो थी शीश महल, मोती महल, तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा को जड़ा जाता है। और बाद के समय में जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो इस मयूर सिंहासन को अपने साथ लूटकर ईरान लेकर चला जाता है। मोती मस्जिद का भी निर्माण इसने किया था। अब अन्य कला की अन्य विधाओं को अगर देखें तो उन क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संगीतज्ञ जो थे शाहजहां के समय में वो थे लाल खान, और इन्हें गुण समंदर की उपाधि से विभूषित किया था शाहजहां ने। चित्रकारों में 2 प्रमुख थे, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। उसके बाद साहित्यकार या रचनाकार, कवि, ये जो लोग थे उनमें भी कुछ प्रमुख जो नाम है वो है पंडित जगन्नाथ का। इन्हें राजकवि बनाया गया था, राजकवि का दर्जा दिया गया था और इन्हें उपाधि दी गई थी महाकवि राय की। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं गंगा लहरी और रस गंगाधर इनकी रचनाएं हैं। इनके दरबार में कुछ अन्य कवि भी रहते थे। वो कौन कौन से थे, तो सुंदरदास, कविंद्राचार्य और चिंतामणि। इसमें से कविंद्राचार्य के सलाह पर ही शाहजहां ने इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में तीर्थ कर को समाप्त कर दिया था। एक कॉलेज का भी निर्माण किया था आगरा में। उस कॉलेज का नाम था दारुल बका।
अब आते हैं शाहजहां ने धार्मिक और सामाजिक नीतियां जो अपनाई, उसको हम देख लेते हैं। तो सीजदा और पाबोस की प्रथा जो अकबर ने शुरू की थी, उसे बंद कर दिया जाता है 1636 में, और उसके बदले में चहार तस्लीम प्रथा शुरू की जाती है। मुस्लिम महिलाओं को गैर मुस्लिमों के साथ विवाह पर रोक लगा दिया गया था, अर्थात जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो गैर मुस्लिमों से शादी नहीं कर सकते हैं। साथ में यह भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई गैर मुस्लिम धर्म को इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है, वैसी स्थिति में मुस्लिम महिलाओं से शादी किया जा सकता है। 1934 में ही एक और नियम बनाया था कि पैतृक संपत्ति में किन लोगों का, वैसे हिंदू जो कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो वैसे लोगों की पैतृक संपत्ति में भी हक होगा। उसके बाद गौ हत्या और तीर्थ कर फिर से लगा दिया गया था। गौ हत्या पे प्रतिबंध अकबर ने लगाया था, तो इस चीज को फिर से शाहजहां ने शुरू किया, और तीर्थ कर को भी फिर से लगाना शुरू किया। लेकिन उसका एक अपवाद होता है इलाहाबाद और बनारस का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कविंद्राचार्य की सलाह पर शाहजहां इन क्षेत्रों को, इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र को तीर्थ कर से मुक्त कर देता है। उसके बाद इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत करता है, और हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर रोक लगा दिया जाता है। मंदिरों के निर्माण पर भी रोक लगा दिया जाता है कि कोई भी नए मंदिर नहीं बनवाए जा सकते। इस संबंध में यह भी कहा गया कि शाहजहां ने मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो कहा जा सकता है कि जो पुराने मंदिर हैं वो तो रहेंगे, परंतु नए मंदिर नहीं बनाए जा सकते। चिंतामणि मंदिर एक है, उसके मरम्मत के लिए शाहजहां ने धन दिया था। उसके बाद 1630 से लेकर 1633 के बीच में दक्कन और गुजरात के क्षेत्र में अकाल पड़ता है, बहुत भीषण अकाल पड़ता है, और इस बात का जिक्र पीटर मुंडी करता है, जो कि एक इटली से आया हुआ एक यात्री था। तो पीटर मुंडी ने अकाल के बारे में बतलाया, जो कि बहुत भीषण अकाल था। तो इसके धार्मिक और सामाजिक अगर कार्यों और नीतियों को हम देख लें, तो ये हम पाते हैं कि शाहजहां भी एक कट्टर मुस्लिम शासक था, और इस्लाम और शरिया के आधार पे ही अपने शासन व्यवस्था को चलाना चाहता था, चला रहा था। अर्थात औरंगजेब ने जो काम बाद में किए, उसकी कुछ कुछ झलक शाहजहां के समय में मिलती है। अब हम आते हैं कि शाहजहां जब अपने अंतिम दौर में होता है, उस समय उसके बेटों के बीच में उत्तराधिकार का अगला राजा कौन बनेगा, इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे जो उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में सामने आता है। और ये उत्तराधिकार का युद्ध जो होता है वो शाहजहां के जीवन काल में ही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि शाहजहां अंतिम समय में काफी बीमार हो जाता है, और उसकी बीमारी की अवस्था में उसके बेटों को ये लगता है कि अब शाहजहां बहुत जल्दी ही मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनमें सुल्तान बनने की होड़ मच जाती है इन चार बेटों में। उसी क्रम में अलग अलग युद्ध लड़े जाते हैं, 5 कुल युद्ध लड़े जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध जनवरी 1658 में शुरू हो जाता है, और ये करीब अप्रैल 1659 में जाकर खत्म होता है। करीब 1.5 सालों तक ये उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहता है। तो पहला युद्ध जो होता है वो होता है बहादुरगढ़ का युद्ध, और ये जनवरी 1658 में होता है। ये दारा सिकोह और शाह शुजा के बीच में लड़ा जाता है। इसमें दारा सिकोह की जीत होती है। उसके पहले एक बात और भी जानना जरूरी है कि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा सिकोह को बनाया था। दारा सिकोह काफी योग्य व्यक्ति भी था, वो काफी सहिष्णु था धार्मिक रूप से,
और बहुत विद्वान व्यक्ति था। मुगल राज दरबार में देखें या पूरे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राजा होते हैं या जितने भी राजकुमार होते हैं, उन सारे लोगों में दारा शिकोह सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति होता है और धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु भी होता है। उसने हिंदू ग्रंथों को भी अध्ययन किया था। उसके बाद मुस्लिम या इस्लाम धर्म ग्रंथ का भी उसने अध्ययन किया था। उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, भगवत गीता का अनुवाद करवाया था, योग वशिष्ठ का अनुवाद करवाया था। तो वो काफी विद्वान व्यक्ति था। तो पूरे मुगल वंश को अगर देखें तो उसमें सबसे पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति दारा शिकोह ही था और सबसे कम पढ़ा लिखा या अंगूठा छाप अगर कहें तो वो अकबर था। तो दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन उसके बेटे, अन्य जो बेटे होते हैं, इस चीज की मान्यता नहीं देते हैं और उनमें उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध शुरू होता है। तो पहले युद्ध में तो दारा शिकोह की जीत हो जाती है। अब इसी में आता है, कहीं कहीं शब्द आता है शाही सेना। शाही सेना बनाम शाह सूजा के बीच में। तो शाही सेना इसलिए कहा जा रहा है कि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बनाया था। तो जो उस समय की जो सरकारी सेना या राजकीय सेना जो थी, शाही सेना थी, वो उसका जो हेड कह ले तो दारा शिकोह ही था, दारा शिकोह के अंतर्गत ही था। तो इसलिए शाही सेना वर्सेस शाह सूजा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की जीत हो गई, शाह सूजा की हार हुई। दूसरा धर्मत का युद्ध होता है अप्रैल 1658 में, और ये युद्ध लड़ा जाता है दारा शिकोह और इसमें औरंगजेब और मुराद बख्श, इन दो भाइयों की सेनाएं मिलकर लड़ती हैं शाही सेना से, और शाही सेना का नेतृत्व करते हैं जसवंत सिंह। इसमें औरंगजेब और मुराद की सेना की जीत होती है। जब औरंगजेब और मुराद की सेना की जीत होती है तो बाद में औरंगजेब क्या करता है कि छल से मुराद बख्श की हत्या करवा देता है। तो एक भाई का तो किस्सा समाप्त हो जाता है। यहाँ पे एक भाई का किस्सा समाप्त होता है, और वो कौन है तो मुराद बख्श। अब बच जाते हैं 3 भाई, दारा शिकोह, शाह सूजा और औरंगजेब। अब तीसरी लड़ाई होती है सामूगढ़ की, और वो 1 महीने बाद ही मई 1658 में होती है। इसके बीच में तो फिर से औरंगजेब और शाही सेना अर्थात दारा शिकोह के बीच में, इसमें फिर से औरंगजेब की जीत हो जाती है। चौथी जो युद्ध लड़ी जाती है वो खजुहा के युद्ध के नाम से फेमस है। जनवरी 1659 ईस्वी में औरंगजेब और शाह सूजा के बीच में युद्ध होता है। इसमें भी औरंगजेब की जीत हो जाती है और शाह सूजा हार जाता है, और हार कर वो अरकान भाग जाता है। और अरकान भागता है अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो औरंगजेब उसकी भी हत्या कर देता, और वो अरकान से कभी लौटकर भारत नहीं आता, और बाद के समय में उसकी भी हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से शाह सूजा की भी कहानी खत्म हो जाती है 4 भाइयों में से। अब बच गए 2 भाई। अब 2 भाइयों में से दारा शिकोह और औरंगजेब बचे हुए हैं, तो इनके बीच भी देवराई का एक युद्ध लड़ा जाता है, जो निर्णायक युद्ध होता है अप्रैल 1659 ईस्वी में। इसमें फिर से औरंगजेब की जीत हो जाती है और दारा शिकोह को बंदी बना लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद औरंगजेब क्या करता है कि शाहजहां को सिंहासन से हटा देता है और जबरदस्ती अपने को सुल्तान घोषित करके अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। जब वो राज्याभिषेक करवाता है उसके बाद वो शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा देता है, और उसी आगरा के किले में जहां से वो ताजमहल को उसकी खिड़कियों से देखा करता था, उसके आगरा के किले के सामने ताजमहल पड़ता है, दिखलाई पड़ता है। तो
हर समय वो ताजमहल को निहारता रहता है और अंततः 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो शाहजहां जब बंदी बनाया गया होता है तो उसकी देखभाल और उसकी सेवा उसकी बड़ी बेटी करती है, जिसका नाम जहान आरा होता है। तो जहां आरा ही शाहजहां को अंतिम समय में देखभाल करती है। उसके बेटे सारे मारे जा चुके होते हैं, 4 बेटों में 3 मारे जा चुके होते हैं, और औरंगजेब जो बचता है वो तो उसे जेल में डाल दिया होता है। तो सिर्फ उसकी बेटियां जो है वही अंत समय तक साथ देती है शाहजहां का। अब दारा सिकोह के साथ में क्या किया जाता है, उसे तो जेल में बंदी बना दिया जाता है, और दारा सिकोह को के ऊपर बाद में गैर इस्लाम होने का एक मुकदमा चलाया जाता है, विधर्मी उसे घोषित कर दिया जाता है, और अंततः उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उसके शव को पूरे नगर में हाथी पर बैठाकर घुमाया जाता है। इस प्रकार से औरंगजेब ऐसा कृत्य करता है जिससे लोगों के मन में औरंगजेब का एक खौफ पैदा हो जाए, एक बर्बरता का प्रदर्शन किया जाता है। तो दारा सिकोह का इस तरीके से अंत हो जाता है, और अंततः उसे हुमायूं के मकबरे के बगल में दफना दिया जाता है। तो दारा सिकोह काफी एक योग्य व्यक्ति था। अगर वो भारत का सुल्तान बनता, मुगल सम्राट बनता, तो शायद इतिहास कुछ और होता। उसने बहुत सारे काम किए थे। फिरोज तुगलक के द्वारा जो नहर बनाए गए थे उसकी उसने मरम्मत भी करवाई थी। लेन पुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। उसके बाद उन्हें सर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया है। तो कई उसने काम किए साहित्य, और खास करके साहित्य के क्षेत्र में। तो दारा सिकोह के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, जब हम लोग सूफी अलग अलग सिलसिलों की डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमने दारा सिकोह के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए स्टूडेंट्स और अपने सगे संबंधियों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।